ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान और काफ़ी हद तक हिंदुस्तान भी जानता है। फिल्मी अदाकार भी हैं, ड्रामों के भी अदाकार हैं, मुकम्मल तौर पे अदाकारी करते हैं, मुकम्मल तौर पे शायरी करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। मैं एक बात 100% यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इन साहब को जैसा जानता हूं इतना शायद आप लोग ना जानते हो। तो पेशतर इसके कि मैं प्रोग्राम को बढ़ाऊं, मैं आपकी तारुफ कराता हूं। जनाब महमूद अख्तर साहब आज मेरे मेहमान हैं। महमूद अख्तर साहब से मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, मतलब जब से ये टीवी पे आ रहे हैं, जब से मैं भी टीवी पे आ रहा था। लेकिन सन 97 में एक ऐसा वाकया हुआ कि ये और कमांडर रोशन मेरे घर आए कराची। इनकी इमिग्रेशन हो चुकी थी, मेरी आ चुकी थी, मैंने लैंडिंग ले ली थी। तो रोशन इसलिए लाए थे कि मेरी ब्रीफिंग करा दे इनके साथ। रोशन की भी हम ऑलरेडी यहाँ कनाडा में रहती थी। तो ये आए और इन्होंने खाने वाने के बाद कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, कनाडा आप आइए और हम आपका सारा इंतजाम करेंगे। और इसके बाद ये गायब हो गए। मैंने और मेरी बेगम ने इन पर बहुत गायबाना तबर्रा किया कि यार ये कैसा आदमी आया था, खाना भी खा गया, उसके बाद फ़ोन भी नहीं उठाता। लेकिन साहब जब हमने 98 में यहाँ लैंड किया है तो महमूद अख्तर ना सिर्फ एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, बाकायदा 2 गाड़ियाँ भी लाए थे जिन पे हमारा सामान जाना था। और वो दिन है और आज का दिन है। महमूद अख्तर जो है वो अदाकार भी नहीं है, सदाकार भी नहीं है, गुलकार भी नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं है, शायर भी नहीं है। ये मेरे भाई महमूद अख्तर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक शायर है खालिद नदीम शानी, उनका शेर है कि हम किसी खत के तराशे में नहीं आएंगे, हम किसी खत के तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। तो महमूद अख्तर के साहब के लिए प्रोग्राम जो है वो 2 किस्तों पे मुश्तमिल होगा। एक हिस्से में हम इनके ड्रामे की, टीवी की जिंदगी लेंगे और बाद में हम इनकी डायरेक्शन, शायरी और वो आपसे सुनेंगे। महमूद अख्तर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपको इस तरह देख के। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक छोटा सा हवाला जो आपने दिया था कि ये कहीं गायब हो गया, तो इसके मैं एहतजाज जरूर करना चाहूंगा क्योंकि अगर मैं गायब हो सकता तो आज इस इंटरव्यू में न बैठा होता, बल्कि कहीं और होता। लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीछा नहीं छोड़ा। और नाज़रीन एक बात और बताऊं कि इसने ना सिर्फ ये कि मुझे यहाँ अपने घर से 5वां घर दिलाया, मुझे वापस आना था, बीवी बच्चों को रहना था। ना सिर्फ ये कि 5वां घर दिलाया, हम थोड़े अरसे वहां रहे, 1 साल। ये घर तब्दील कर सकता था, इसको बड़ा घर मिल रहा था। इसने कहा नहीं, वो सूफिया भाभी और आफ्ताब भाई यहाँ हमारी वजह से ठहरे में, हम ये घर तब्दील नहीं करेंगे। और इन्हीं आपकी खिदमत की वजह से मेरी बेगम जो है वो इनको अपना भाई कहती हैं और इनके घर को आज तक अपना मैका समझती हैं। ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, खून के रिश्ते मजबूरी के रिश्ते हैं। क्या बात कि है? ये मेरे घर, माँ के घर पैदा हुआ, ये मेरा भाई लगता है, जैसा भी है। क्या बात है। लेकिन जो दिल और दिमाग से रिश्ते बनते हैं वो बहुत अच्छे, पायदार मजबूत होते हैं। पायदार होते हैं। मिले हम चाहे देर बाद, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जब भी मिलते हैं ये जो अरसा गायब होता है वो खत्म हो जाता है, लगता है कि जुड़ जाते हैं वहीं से हम। सही बात है। तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आज दावत दी। अब मैं आप करते अजीब लग रहा है कि क्या हम लाइफ में आप हम करते इतनी तमीज से बात नहीं करते तो तुम करके करते हो। तकल्लुफ करेंगे इंटरव्यू हम इंशाल्लाह। और ना मैं एक्टर हूँ यहाँ, मैं सिर्फ एक दोस्त हो मेरे, भाई हूँ, दोस्त हूँ, जो भी रिश्ता। महमूद, तुमने टीवी पे तुम पहला ड्रामा तुमने कब किया? 74 से स्टार्ट किया पाकिस्तान टेलीविजन से, एज एन आर्टिस्ट नहीं बल्कि एज सिंगर। एज ए सिंगर? एज सिंगर मैंने किया था। फिरोज निज़ामी साहब से मैं सीखता रहा। नयरा नूर मेरी उस्ताद बहन है। और उसके बाद कासमी साहब का एक सीरियल था किरचियाँ, उसमें मैं और आबिद अली 2 लीडिंग रोल कर रहे थे। वो सबसे पहला हमारा कासमी साहब का लिखा हुआ 76 में। 76 में तकरीबन 50 साल हो गए तुम्हें टीवी पे।
महमूद, जब मैंने तुम्हारे टीवी पे मुख्तलिफ इंटरव्यू देखे, लोगों ने भी देखे होंगे, हम शुरू करते हैं तुम्हारी अदाकारी से पहले। Right. जब तुम तालिब इल्म थे, इंटर तुमने किया, फिर एक ट्रेजेडी आई तुम्हारे, उसमें तुम उसमें बहुत रोए भी हुए, परेशान भी हुए और जिद्दोजहद भी की। मैं चाहूँगा कि नाजरीन को 1-1.5 मिनट की उस तफसील को बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। बस 68 से मैंने थिएटर शुरू किया हुआ था। ठीक है। 1968 से थिएटर करते थे आर्ट्स काउंसिल में, और उधर साथ में म्यूजिक सीखता था। एहतियात सारी जिंदगी रही, क्योंकि स्ट्रगल के दौर में इंसान बहुत सारे हाथ पांव मारता है अपने कैरियर को सेटल करने के लिए। तो मैं भी ये हुआ कि एहतियात के जी ऑनर्स कर रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ मैं, तो अगर मुझे जॉब की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मेरी माँ ज़ाहिर है जिस तरह मुझे ग्रूम कर रही थी, वो एक ऐसी ही दिलेर माँ थी। और आज मुझे याद आया कि वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। वो कर्ज है आपका, एक एक पल जो आपने जाते हुए मेरी माँ को साथ ले गए थे, अपने घर में रखा और वहाँ से फिर लाहौर भेजा था, तो वो सारे पल मुझे याद हैं अभी तक। उसका शायद जिक्र कभी नहीं आया, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि किस तरह आपने उनकी टेक केयर की थी, किस तरह यहाँ से लेके गए थे और फिर छोड़ा। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे रिश्ते की मजबूती। नाज़रीन, मैं एक बात बताऊं, इनकी अम्मा जो थी उनको भी हम अम्मा ही कहते थे, अम्मी कहते थे। इनके घर की ऐसा था कि जब घर में एंटर हो तो बिल्कुल सामने कुर्सी पे बैठी होती थी और मुझसे बहुत ज्यादा खुश भी थी जी, मुझे वो चाहती भी बिल्कुल बहुत कोई थी। शक नहीं। और जो भी हमसे हो सका हमने उनका किया। अम्मी ने तुम्हारी बड़ी स्ट्रगल की है जिंदगी में, जी बिल्कुल, और ऐसी स्ट्रगल की है कि उस पर किताब लिख दी जाए। कोई शक नहीं, है? कोई और शक अम्मी के जूतियों के तुफैल, तुम्हें नाम मिला, इज्जत मिली, पैसा मिला और शोहरत मिली। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश भी यही थी कि एक औरत जो इतनी जवानी में बेवा हो गई और मैं उससे क्या दे सकता हूं, तो मैं चाहता था कि मैं इतना मशहूर हो जाऊं कि इनको प्राइड फील हो ये मेरा बेटा कि है। मेरी मेहनत जो है वो आज कहां खड़ी है। वाह। और वो देखा उन्होंने। और फिर जब आपको याद होगा कि मैं एक दिन बाद पहुंचा था जब वो कोमा में चली गई थी, तो जब वो मेरे आने पे होश में आई तो मैंने एक ही सवाल किया था कि आप मुझसे नाराज तो नहीं। आए है। तो जबकि उनके लंग्स भी बंद थे, हार्ट भी बंद था, ब्रेन जिंदा था, सिर्फ किडनीज भी 25% थी, और मेरे आने पे हार्ट चलना शुरू हुआ। देख रहे हो, आगे और खोल ली थी उस उन्होंने। कैफियत में मैंने जब उनसे पूछा, हालांकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि किसी आदमी को कर्ब में अगर पूछे तो मे भी वो कोई कुछ और कह दे। कुछ और भी गुस्से में कह सकता है, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी सर हिला के कहा था कि नहीं। तो तस्कीन मुझे फिर भी नहीं हुई। मुझे अब भी लगता है कि कुछ थोड़ा सा वक्त और मिलता तो शायद हम माँ मैं बाप और- का तो हम कर्ज उतार ही नहीं सकते ना। या, मैं यही कैफियत कुछ मेरे साथ थी। मेरी अम्मा 8-10 महीने बिस्तर पे पड़ी रही और मरने से एक दिन पहले मेरी आदत थी कि मैं उनके दवा ववा देता था, मालिश करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप उससे खुश तो हैं? तो हाथ उठा के कहने लगी कि मेरा रुआ रुआ तुमसे खुश है, मेरा रुआ रुआ तुम्हारे। और उनकी बरकत नजर आई ना। बरकत नजर आई ना, जिंदगी भर उनकी बरकत। और मैंने मतलब आफ्ताब साहब, जो कुछ दोस्ती हमारी अलग है, लेकिन मैंने आपसे जो सीखा है ना, अरे हमसे भी किसी ने सीखा है कुछ। क्यों नहीं, क्यों नहीं हर बुराई से भी सीखता ही आप बहुत खूब। कि जिंदगी में मुझे आपके सारे उतार चढ़ाव में साहब तुम्हारे सामने मैं जानता हूं, लेकिन बड़ा कमाल है कि आदमी यहां से यहां आए और फिर राइज करे। अल्लाह का बड़ा तो करे। ये कमाल आपका मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें आपका इंटेलेक्ट भी है, आपकी वो अंदर की सलाहियत भी है, और आपकी वो पावर भी है जो आपको कभी गिरने नहीं किसी देती। जगह मतलब वो मेरी माँ की पावर है, वही तुम्हारे साथ या है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही होता है। जरूर कोई ना कोई ताकत है हमारे पीछे जो सारी रहमतें
नाजिल होती हैं। बेशक, थोड़े इसमें से कोई शक झटके लगते हैं, जैसे वो तो दुनिया में लगते सफर हैं। के दौरान थोड़ा सा जन्नत थोड़ी ब्रेक कर है। आते हैं, तो वो आते हैं, लेकिन थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। नाज़रीन, मैं आपको एक 4.5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूं, जो कि महमूद अख्तर साहब के जो एवोल्यूशन हुआ है इनका, जो ये इनके इर्तका हुआ है सन 80 से या सन 78 से लेके 2020 तक के ड्रामों की, मैं आपको हल्की हल्की झलक दिखाता हूं। ये 4.5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आप देखें और उसके बाद हम इनसे फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। दरअसल मेरा मतलब मैं ये चाहता था कि आवाम को पता चल जाए कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, चाहे बच्चा अपना इत्मीनान खो दे। नहीं ऐसा मतलब हरगिज नहीं, बस जरा इंटरव्यू करना। टोल दूंगा बस है, बट जैसे कि वो शहर के लोग हैं, कहते हैं कि शिकार भी हम करेंगे शिकारियों की तरह, और वो सामान भी खुद उठाएंगे, तो कल शाम को हम पहुंचेंगे। सारे काले काम, स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज की चोरी, बेईमानी, इनके बारे में पता करना हो, कराची की किसी मार्केट के किसी कार डीलर से पूछ लो, 1 मिनट में पता चल जाएगा। ये मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती भाई? और ये मेरे जिम्मेदार की तीप पार्वती है, ये यहां क्यों रहे? इसकी अपनी वेली है वहां, ये मेरे साथ जरूर जाएगी। बात तो वही हुई ना कि जो जिस हाल में है उसी में खुटा रहे, बेहतरी की तरफ ना जाए। अगर मेहनत से अपनी हालात बेहतर बना लिए हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं कि रिश्ते तोड़ लिए। बेईमान होगा तो फटे कपड़े पे अशरफी देखकर सारी उम्र कपड़ों के फटे रहने की आरज़ू करेगा, और अगर जरा सा भी माकूल आदमी हुआ तो कल मेरी आपकी दोनों की छुट्टी। आपकी तरह सोच पैदा करना मुझ कम इल्म के बस में तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जानता हूं कि मैं और आप एक ही तरह सोच रहे हैं, और ये महज इत्तेफाक नहीं, हादिसा है। वैसे बसाई आपको उसे मरवाना नहीं चाहिए था, इसीलिए तो राबिया का दिमाग पलटा है, और ये जिद भी तो उसने आप ही से दी है। यहां से तुम्हारे घर तक की खेड़ के हम जिम्मेदार हैं, उसके आगे तुम जानो तुम्हारा काम, तो फिर वापस मिल जाएगी। काम यहां ईमानदारी से होता है। दफ्तर और भाड़े की तरफ रुख नहीं करते थे, शाम वाम को आ जाते थे टहलते हुए, और आज ये हाल है कि सुबह से आए बैठे हैं और रजिस्टर भी मंगवा लिए। अब मैं अभी गुजरा था आज काउंसिल से, तो मैंने देखा कि कॉमेडी प्ले लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोग बैठी रहती हैं तो क्यों ना निकले जरा सा। आधी रात को क्या मदद चाहिए थी उसे? अगर तुम मासी खैबर मेल का मशवरा मान लो तो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। अबरार की अगर शादी होगी, कोई लड़की आएगी तो इस घर और घर की हर चीज पे अपना हक जताएगी। सुहा होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें इस घर की हर शय पर इख्तियार होगा। कभी आईना देखा है? हाँ, परसों देखा था। जी हाँ, बहुत कुछ बिगड़ गया है। कभी आईना गौर से देखो तो पता चले। अपने लिए थोड़ा सा वक्त बचा के रखो। मैं समझ रहा हूं उसके इरादों को, जिस कारोबार को हमने इतने सालों में स्टैब्लिश किया है, अब वो उसका फल खाने आ रहे हैं आपके भाई साहब लाल जी। तू उस लफंगे के लिए रो रही है, करता हूं बात उससे। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, तू घर नहीं छोड़ेगी, मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, फिर मैं देखता हूं क्या करता है। हाँ, तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। तुम लोग चौकों की तरह मेरा खून चूस रहे हो। तुमने और तुम्हारी औलाद ने चोचे मार मार कर मुझे जख्मी कर दिया है। दिन रात तुम लोगों की खिदमत करते गुजर जाती है मेरी। मुझे ये बता, जब तुझे इस महल्ले से निकालेंगे तो कहां जाएगी तू? कोई सांस लेना छोड़ दे तो जिंदा रह सकता है, तू तो बस दीवानी हो गई है। वो इस घर में मुझे दिखाई न दी। और एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि महमूद को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इज इट क्लियर? जब जिंदगी को पहिया लग जाए ना, तो फिर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। हर वक्त जी ये चाहता है कि इंशा जी उठो अब कूच करो। अच्छा, मैं तैयारी करूं और तू यहाँ स्टे लेके आया कि आगे नहीं जाना, तुझे मरना नहीं है, तो तुझ पे तो यहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो निकल यहाँ से। इस लाश को इनके हवाले करो, इस जनाजे को कब्र में उतारना अहमद और यासिर की जिम्मेदारी है। इन्हें अपने फर्ज से बदोश हो जाने दो। एक मामूली सीट पर बैठकर मेहनत करते हो और मिलता क्या है? सिर्फ इतना कि तुम जिस्म जान का रिश्ता कायम रख। ये अमीर गरीब की तकसीम, ये बड़े छोटे का फर्क, ये हम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये कुदरत के फैसले हैं। कोई सारी दुनिया में अपना कारोबार चलाता है और कोई अपना घर नहीं चला सकता। अभी 4 रोज नहीं हुए तुम्हारी मंगनी को,
एक लड़की यहाँ आकर क्लेम करती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है। क्या तुमने प्यार मोहब्बत के वादे किए उससे? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बेटा तुम पड़ोस में नहीं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रही हो। हमारे लिए तुम छोटी ही हो, प्यारी सी गुड़िया। नहीं साहब, अगर तनख्वाह लेते हैं तो काम भी करेंगे। चल बेटा चल। बेटा दोबारा उनसे कहेंगे, नाराज हो जाएंगे वो। चलो काम करते हैं। आप तो माशाल्लाह नौजवान, और फिर नौजवान से थोड़ी उम्र ज्यादा, और फिर उसके बाद अधेड़ उम्र, और फिर बुजुर्ग। ये किसने कहा? यानी बुजुर्गी पे एतराज है? बुजुर्गी पे एतराज है? जी जी, अच्छा, जी। नहीं, अच्छा। अल्लाह का शुक्र है अभी भी ठीक है। अभी ठीक है, चले अल्लाह का शुक्र है। मैं अगर अखबार को, टीवी ड्रामों को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं, जी, शुरू के 5 साल, बीच के 10 साल, और आजकल के पिछले 10 साल, कौन सा दौर बेहतरीन दौर है? हर दौर बहुत अच्छा था। अच्छा। पहले हम सफर टांगों पे करते थे, घोड़ा होता था, तांगा होता था, उसमें बैठ के करते थे। साइकिल होते थे जो हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। साइकिल बड़ी नेमत थी, डेलिकेसी थी भाई। जी जी। साइकिल कितनों के पास होती थी? उसके बाद फिर ट्रेन्स आई, बसें आई, जहाज फिर आया। उसके बाद जहाज आए, फिर मतलब दुनिया के इतने प्रोग्रेशन जो हमारा हुआ, तो हमने टीवी पे ब्लैक एंड व्हाइट से आगाज किया इसका। और आउटडोर का कैमरा नहीं होता था। आउटडोर जितने भी सीन्स होते थे वो फिल्म पे शूट होते थे, 16 mm पे। अच्छा। और उसको टेलीसीनी के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है। और वो ड्रामे में चलते थे। तो और टेप उसकी 1 घंटे का जो इतनी बड़ी टेप play होती होता थी? था, इतना चौड़े VCR टेप पे चलता था, और बड़ा बड़ा। इतने चौड़ा टेप होता था। उससे हमने फिर इतनी टेप हुई, फिर उसके बाद छोटी हुई, छोटी होती, एक चिप पे आ गए। अब चिप पे आ गए। पूरा सीरियल हम एक चिप पे डाल सकते हैं। तो कितनी हमने तब्दीलियां Progression देखी है। होंगी, कितना उसका मद्देनजर देखे होंगे। तो दौर वो भी बहुत अच्छा था, दौर आज भी बहुत अच्छा है। कल अदाकारी में ठहराव था, आज अदाकारी थोड़े टाइम में हमें उससे ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, ये फर्क और है। वो एक्सप्रेशंस, वो सारा कुछ हमें कैरी करने पड़ते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। वो था कि उस परफॉर्मेंस में साइलेंट पोर्शन भी आता था, जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ परफॉर्म करते थे। लेकिन उसमें डिटेल वर्क बहुत ज्यादा होता था। अच्छा। आज हम टेक्निकली, फिजिकली और एक्सप्रेशन के साथ हम बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। अच्छा। हमारी कहानियां फास्ट हो गई हैं। जमाना फास्ट हो गया ना, अब तो जल्दी जल्दी सब स्टोरी चीज़ें हो टेलिंग डिफरेंट हो गई है। पहले बहुत स्लो थी पेस उसकी, अब पेस बढ़ गई है। मेरे नाज़रीन, इनके 2 ड्रामे ऐसे थे जो अभी मैं इनसे पूछूंगा। एक तो इनका ज़ेबा बख्तियार के साथ ड्रामा था, जिसमें ये बड़े मतलब नौजवान अमीर रईस नौजवान थे, और उसको डायलॉग मारते थे कि वो जब टाइम मांगती थी तो कहते थे कि तुम्हें गाड़ी दी हुई है, ड्राइवर दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। और दूसरा एक इनका ड्रामा था गोए मुश्किल, जी, जिसमें ये मौलाना बने थे और किसी बच्ची को कुरान शरीफ पढ़ाने जाते थे। गालिबन नीलमा थी, नीलमा हसन, जो अब हमारे एक दोस्त की वाइफ है। और फिर ये शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि मौलवी थे लिहाजा इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरे ख्याल में रिश्ता दे। ये मेरे ख्याल में आजकल के मौलवियों को भी यही मसला होगा। इन 2 ड्रामों को जरा बताओ मुझे। ये एक्चुअली मैं ज़ेबा का जो सीरियल प्ले था, टेलीफिल्म थी, वो इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट की थी। अच्छा। तो मैं उन दिनों लाहौर में फिल्में कर रहा था, तो लहरी साहब का प्ले मैं करने जा रहा था दुबई में। तो मुझे इकबाल भाई ने कहा कि यार ये टेलीफिल्म एक मेरी कर दो। मैंने कहा मैं इधर अपना दुबई जा रहा हूँ, इस वीकेंड पे भी वहाँ लहरी साहब का मैं प्ले कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक में भी है, तो मैं दुबई में हूँ। तो कहने का आप ना ये प्ले करके इस वीकेंड का आप आ जाओ, मैं शूट कर लूँगा सारा। और मैंने वो प्ले किया। ज़ेबा जब तशरीफ लाई वो, तो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इजाफा थी, बहुत बड़ा इजाफा थी। अच्छा, थी भी बड़े घर की, या बख्तियार साहब की बेटी थी, अटॉर्नी जनरल। जाहिर है जब आपकी ग्रूमिंग इस तरह हुई हो तो परफॉर्मेंस पे मदर फॉरेनर, बाप को, हाँ बिल्कुल। और वो जो एक प्ले था जमीन से जुड़ा हुआ था,
उसका रवैया अलग था। जमीन कि की वो कहानी एक थी, हर घर की जमीन कहानी है वो। कहानी थी, और हर घर की कहानी थी कि हम बाज चीजों को, जैसे कुरान को हम ताक ऊपर पे हरिया सजा रख देते देते हैं। हैं, हालांकि उसे गोद में लेकर पढ़ सकते हैं। Yes. पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा तो उसे पढ़ना चाहिए महमूद, बिल्कुल- समझना नहीं, चाहिए नहीं, उसको। मतलब ये कि मैं उसे एक राह हिदायत है, ये वो एक किताब है जो वो वर्कबुक है। हिदायत देती है, हमने उसे सजा के वहां रख दिया। इसी तरह मौलवी जो था वो उसको, वो अगर समंदर पे गया है तो आके पूछता है कि मौलाना आप समंदर पे क्या कर रहे हैं? कहता है कि मेरा हक नहीं है। बड़ा अच्छा ड्रामा था वो तुम्हारा। अपनी जो स्टूडेंट थी जो कुरान पढ़ने आती थी उससे प्यार करने लगे, मगर इजहार नहीं कर पाए कि मौलवी और कैसे करें। उन्हीं का निकाह पढ़ाने जाते। हाँ, यस यस, यही था। अच्छा, अब एक गेटअप में मैंने बताया कि ये एक ऐसा मौलवी है जो इतना रख रखाव वाला है, और सेम गेटअप में मैंने हवाई सीरियल में हैदर इमाम रिजवी साहब का वो सीरियल, ये हैदर का था हवाई, उसमें एक मौलवी जो नेगेटिव मौलवी है, जो कि तो आजकल मैंने है सारे माजरत के साथ। आपने शायद वापस नहीं जाना मेरे ख्याल में। तो दो कैरेक्टर्स मैंने सेम गेटअप में किए कि क्या एक ही गेटअप, एक ही चेहरा लेकर दो रवैये दिखाए जा सकते हैं कि पता ना चले। तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सेम गेटअप मैंने करवाया, और एक में बड़ा पॉजिटिव मौलवी था और एक में बड़ा नेगेटिव मौलवी। अच्छा, कितनी देर में तुम स्क्रिप्ट को अपने अंदर मुंतकिल कर लेते हो एक्टिंग के लिए? आफ्ताब, अभी तो ये हाल होता है कि स्क्रिप्ट हमें मिलता ही नहीं। अच्छा, सिर्फ कहानी सुनाई जाती है, ये कैरेक्टर है, ओह, हम सेट पे जाते हैं, वो असिस्टेंट आता है कि सर ये फ्ला एपिसोड का ये सीन है, उससे पूछते हैं कि पीछे क्या हुआ, क्या क्या वाक़यात हुए, आगे क्या होना है, उससे वो हमें देता है। 5 मिनट में हम रीड करते हैं, 1-2 रीडिंग करते हैं और जाके शूट कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी। उससे पहले कितना टाइम लगता था? उससे पहले तो क्या होता था, जब पीटीवी पे थे हम तो स्क्रिप्ट मिलता था तो 3 दिन उसकी रिहर्सल होती थी, फिर उसके बाद मूव्स ब्लॉक होती थी ऑन द सेट, और 3 कैमरों से हम परफॉर्म करते थे। अच्छा अच्छा, उसमें पूरा सीन हम एट ए टाइम करते थे। इसमें एक सीन को ही हमें 4 बार करना पड़ता है। अब एक सीन को 4 बार करना 4 पड़ता बार है। करना। अच्छा, ये पहले ड्रामे ज्यादा अच्छे होते थे या अब ड्रामे ज्यादा अच्छे होते हैं? ड्रामे पहले भी अच्छे थे, आज भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह जमाने ने तरक्की की और चेंजेस आती रही हमारी सोसाइटी में, कहानियां भी उसी तरह की जन्म लेती रही। सही है। आज के माहौल की कहानी में जिस तरह आज के बच्चे देख रहे हैं, जो इर्द गिर्द माहौल उनके है, उसके मुताबिक प्लेस है। उस वक्त हमारे जमीन की कहानियां थी। अगर आज वारिस दोबारा चले, हिट होगा? वारिस साहब आज अगर चला के देखें तो शायद उतना इम्पैक्ट न डाले जो कल था, जो पिछला माजी में था। खुदा की बस्ती का भी वो इम्पैक्ट नहीं होगा? वो नहीं होगा। मेरा इसमें मानने में कोई हरज नहीं है कि वो जमाने की बात, उस जमाने की बात थी। उस जमाने में वही था, टर्न्स अभी हर चीज से होती। चैनल था, एक चैनल था, मुकाबला भी चॉइस था। कोई नहीं थी, चॉइस कोई नहीं सही थी, है। मजबूरी में देखा जाता था वो जैसा भी है। आज आपके हाथ में रिमोट है, 100-150 चैनल आपके सामने खड़ा है, जरा सा देखा, अगर नहीं है आपको अच्छा आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, या यूट्यूब पे देखा दूसरे दिन। जैसे हमारे बच्चे, आज मुझे अफसोस भी होता है कि 15-20 सीरियल करके बैठे हैं और लोग जानते नहीं। ये ज्यादती है, चॉइस बहुत है ना उनके पास, लोगों के पास। क्योंकि वो हो सकता है जिस वक्त उनका खेल चल रहा है वो किसी और चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो उस वक्त क्या था कि आप एक खेल कर लेते थे तो आपको जानती थी दुनिया, क्योंकि वो देखा जाता था। देखा ऐसा जाता था कि ट्रैफिक जैम होती थी भाई, वारिस में ट्रैफिक जैम होती थी, तनाइयों में ट्रैफिक जैम होती थी, 50-50 में, अलिफ नून में ट्रैफिक जैम होती थी जब चलते थे तो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम माजी की कहें तो मैं तुमसे कहूँगा 3 ऐसी अदाकाराओं के नाम लो जिनका के बहुत गहरा तासुर है स्क्रीन पे। रूही बानो, उस्मा गिलानी, वाह, और ताहिरा नकवी। ताहिरा नकवी जी, इम्पैक्ट। ताहिरा नकवी बहुत अर्ली एज में चली गई, बट बहुत कमाल आर्टिस्ट थी वो।
और उसके अलावा मैं बेशुमार नाम गिनवाना चाहता हूँ, ये वो हक तलफी होगी बहुत सारे नए और पुराने लोगों की जो बहुत ही कमाल आर्टिस्ट है। अच्छा। और आज का बच्चा तो इतना कमाल आर्टिस्ट है, आज का तो बच्चे बहुत क्योंकि दुनिया देखे हुए है, उसकी अप्रोच जो है, विजन उसका बड़ा वाइड है, बड़ा होराइजन उसका खुला है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं उसके पास। तो मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि आज कुछ आर्टिस्टों के साथ खड़े होके हम एहतियात करते हैं, मैं कम से कम, अच्छा, उनके साथ परफॉर्म करते हुए ऐसे नहीं होता कि हम अपने एक्सपीरियंस से खेल जाएंगे, लेकिन उनके सामने जरा एहतियात रखनी पड़ती है। वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। कोई किसी जगह अगर कोई जगह लेता है तो फिर उसका काउंटर किया जाता है। वाह 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 वाह। लेकिन मैं हमेशा नीलमा से लेके, नीलमा पहली मेरी हीरोइन थी, बड़ा हमारा पेयर था, काफी सीरियल हमने साथ किए। उस वक्त से भी मैं कहता था कि ये सीन तुम्हारा है, मैं बना के दूंगा, अच्छा, आप इसको ले जाना। ओह, क्योंकि अगर सीन अच्छा होगा तो हर एक्टर की कामयाबी। हाँ, अगर सीन ही सही नहीं है तो। अगर सीन आप खराब करना चाहो वो तो 2 मिनट की बात है कि आप इस तरह खराब करोगे कि अगला कुछ भी नहीं कर पाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पीटीवी में तो मुआवजा 300-400 रुपए मिलता होगा एक ड्रामे का, जो तुम तस्करा करो, घोड़ा चलता था, घोड़ा गाड़ी चलती थी। जी बिल्कुल। पैसे बढ़ने कब से शुरू हुए? पैसे जब प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश किया, अच्छा, तो उस वक्त काफी अब तो ये इंडस्ट्री है बाकायदा, मतलब मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, जो मुख्तलिफ चैनल चल रहे हैं, किसी भी बड़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्री से बड़ी, उनकी फैक्ट्री प्रोडक्शन से ज्यादा उनकी इनकम है। मैंने सीरियल बनाए हैं खुद भी, मेरे लिखे हुए सीरियल भी हैं। मैंने एक सीरियल जिसमें थाईलैंड, पाकिस्तान और नॉर्दर्न एरिया, और पाकिस्तान की 7 हीरोइंस थी, आबिद अली थे, ये सारी बड़ी कास्ट थी, मैं उसमें था। तो मैंने 52 लाख का बना के दिया था। अच्छा, आज वो शायद 10 करोड़ का ना बने। ओहो, अच्छा, इतनी कॉस्ट बढ़ गई, इतनी कॉस्ट बढ़ गई। ये जाहिर है कि अब अदाकार भी महंगे हो गए, सेट्स भी महंगे हो गए, सारा टेक्निकल स्टाफ भी महंगा हो गया, तो ये फर्क हुआ है, सैलरीज में फर्क आ गया बहुत ज्यादा। इस शोबे ने तुम्हें दुनिया के कितने ममालिक दिखाए? बेशुमार। एक जमाने में तो तुम हर तीसरे हफ्ते किसी नए मुल्क में होते थे। जी, ऐसे ही था, क्योंकि मैं शोज भी लेके जाता था। पहले मैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप, स्कैंडिनेवियन, इसके बाद जब यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, तो मैंने उधर फार ईस्ट खोला। मैंने जापान में किए शो, टोक्यो, साइतामा, चिबा, कावासाकी, इधर हांगकांग में, फिलिपाइन में, थाईलैंड में, इधर सेक्टर मैंने खोला। और थैंक गॉड मुझे इसी बेसिस पे, चूंकि वर्क वीजा लगे हुए थे मेरे सारे, तो इसी बेसिस पे इमिग्रेशन भी। एक जमाने में स्कैंडल सुनते थे कि ये जो स्टेज शोज होते हैं, बाहर जो शोज लेके जाते हैं, वो वहां बंदे स्किप करा देते हैं। इत्तेफाक से क्या होता था कि मेरा जब नाम जाता था एम्बेसी में, तो लास्ट में 21 आर्टिस्ट थे मेरे साथ, लेकिन किसी का इंटरव्यू नहीं होने दिया। अच्छा, सिर्फ मुझे अकेले बुलाया था और उन्होंने वीजे दे दिए थे। उसकी वजह क्या थी कि मैं जब आर्टिस्टों को लेके आता था, तो वहां से जब मैं सफर शुरू करता था कराची से या लाहौर से, तो वो बोर्डिंग पासेस, उसके काउंटर फॉइल जो है वो, और वापसी का बोर्डिंग पासेस वो, और मैं एक रिपोर्ट बना के एम्बेसी को भेज देता था कि ये आर्टिस्ट थे, ये वापस आ गए, ये उनके फ्लाइट नंबर्स हैं, वेरी गुड, इस पे ये आए हैं वापस, और ये मेरा शो आज खत्म हो गया और मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी रेपुटेशन अमेरिकन, लेकिन ये काम होता था? ये काम मैंने सुना, मैं क्योंकि एक दफा मुझे याद है कि जापान के एक टूर में, लेकिन मैंने अपने आर्टिस्टों को सख्ती से कहा था कि हम सिर्फ ये ग्रुप है, हम बाकियों को नहीं जानते, किसी को अगर कोई है तो। मुझे शक था थोड़ा सा। अच्छा, तो क्योंकि वो लोग हमारे साथ साथ थे, कुछ घूम रहे थे, और वही हुआ, पता चला कि ये कुछ थे। क्योंकि मुझे याद है इंडिया में दिलेर मेहदी को भी इसी इल्जाम में सजा हुई थी। बल्कि अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे अपने,
नुसरत फतेह अली खान साहब का एक शो था जो कि संडे को होना था रेडियो सिटी हॉल न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया क्योंकि मेरा भी शो चल रहा था। तो खान साहब ने हमें टिकट भेजे कि ये सब लोग आज रात को शो देखें। तो उसमें 3 बड़ी कंपनीज उनकी स्पॉन्सर थी, AT&T, बडवाइजर और एक और कंपनी थी। तो उनका वीजा कैंसिल हो गया था। ओके। क्योंकि वो कुछ लोग उनके यहाँ रुक गए थे। अच्छा। तो उस वजह से एम्बेसी ने फिर इन्होंने AT&T ने या बडवाइजर ने उन्होंने फिर कांटेक्ट करके फिर ट्यूसडे को शो किया उनका। अच्छा। 2 दिन डिले हो गया। तो ये एक मुझे अफसोस हुआ कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उस सिंगर का भी कसूर नहीं है, लोग आते हैं चुप करके निकल जाते हैं। फिर अब तो तुम PIA में रहे हो, हर तीसरी फ्लाइट पे कोई एयर होस्टेस कोई स्टीवर्ड निकल जाता है। बस वो तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुम्हारी वजह से थोड़ी निकल जाता है। मेरे हाथ से निकल गए। अच्छा, आखिरी ड्रामा तुमने कौन सा किया? आखिरी अभी मेरा ऑन एयर हुआ था 2 सीरियल। मैशर हुआ था, बहुत अच्छा ड्रामा था। और कठपुतली। अच्छा। और उसके बाद जो शोज 2 मेरे, एक वसीशा साहब का शो था और एक मुज़ाकरात था। एक मूरत भी तो था तुम्हारा ड्रामा जिसमें तुमने ट्रांसजेंडर का रोल किया था। जी जी जी, वो हमने आबिद अली, मैं और वारसी और ये हमारे दोस्त सारे थे जो हम ट्रांसजेंडर्स का रोल किया था। उनकी जिंदगी पे कहानियां थी। सारे ट्रांसजेंडर थे ड्रामे में? सब ट्रांसजेंडर। उस पे ड्रामा था वो? जी जी। हिट हुआ को बहुत? उसका टाइटल सॉन्ग भी मेरा लिखा हुआ था। अच्छा। और हम उन्हें कोई मूरत कहता है, कोई छक्का कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई खुसरा कहता है। तो मेरे टाइटल उसका लिखा था कि बेवफा जमाने में प्यार ढूंढने वालों, मिट्टी की मूरत में भोली भाली सूरत में प्यार कैसे मिलता है ये तो जान लो पहले। वाह। फिर उसके मैंने आगे तशरीह इस तरह की कि बेनाम लोगों के कितने नाम होते हैं, ये भी उसकी कुदरत है जो ऐसे काम होते हैं, ऐसा कैसे होता है ये तो जान लो पहले। वाह वाह वाह। नाज़रीन, हम ये किस्त जो है हमारी पहली किस्त, इसमें हमने इनका सिर्फ टीवी के हवाले से बात की है। अगली किस्त में हम इनसे इनका थिएटर, इनकी डायरेक्शन, फिल्में, इन सब पे बात करेंगे। तो अब हम इसको प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं आखिरी सवाल के साथ कि महमूद, तुम इतने ज़्यादा कामयाब अदाकार रहे, मैंने तुम्हारी मकबूलियत भी देखी है, एयरपोर्ट्स पे तुम्हें ख़वातीन हजरात घेरे पड़े रहते थे। तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो या तुम्हारा वैसे ही स्कैंडल नहीं बना? बस पता नहीं आफ्ताब, मेरी महारत काम आ गई। मैं यही पूछना चाह रहा था कि महारत काम है या वाकई कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, पता नहीं क्या है मेरी इंडस्ट्री में। अगर ये एहसास होगा या आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जब मेरा आखिरी सफर होगा और जो लोग मेरे बारे में अपनी राय देंगे, फिर एहसास होगा कि मैंने जिंदगी वहां कैसी गुजारी। मैं नाज़रीन एक और किस्सा इनका शेयर करूं कि एक अदाकारी के ज़माने में एक खातून से ये लोग ये समझते थे कि इनकी बड़ी दोस्ती है, तो इसका तस्करा इनके घर तक आ गया। तो इन्होंने उन खातून से कहा कि देखो बीवी, अब तुम्हारा तस्करा मेरे घर में होने लगा है, आज से तुमसे ताल्लुकात खत्म है। ऐसे ही है ना? तो ये बहरहाल संभाल के इन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी। महमूद के बच्चे और मेरे बच्चे तकरीबन एक ही उम्र के हैं। महमूद ने 79 में शादी की है, मैंने 80 में शादी की है। इनका बड़ा बेटा महमूद 80 का है। 7 स्कूल गए हैं, 7 बड़े हुए हैं और आज तक बच्चे एक दूसरे के साथ हैं। ये माशाल्लाह 9 लोगों के नाना और दादा बन चुके हैं। बस अब आप चाह रहे हो कि आगे मेरा मुस्तकबिल तारीख कर दो। सब बता के कि मैंने उम्र नहीं बता रहा अभी भी। अच्छा ठीक है। तो ये तकरीबन 80 साल के हो चुके हैं। छोटी उम्र में भी हो जाते हैं बच्चे। तो ये तकरीबन 80 बरस के हो चुके हैं मेरी जितने। जी 80 तो माशाल्लाह कम है। अच्छा। तो नाज़रीन, अगले किस्म में हम फिर मजीद दिलचस्प बातें करेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।